दोस्तों, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर रामपुर के लगभग 35 साल पुराने भाजपा कार्यकर्ता नेता श्रीज भैया से मैंने इंटरव्यू किया। इसको पूरा ज़रूर देखिए, थोड़ा सा लंबा ज़रूर है लेकिन आपको पूरा इंटरव्यू देखकर ज़रूर मज़ा आएगा और वो जानकारियाँ मिलेंगी जो शायद अब तक आपके पास में नहीं थी, और वो गलतफहमियाँ भी दूर होंगी जो भाजपा को लेकर बहुत से लोगों के दिलों में बसती हैं। मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। दोस्तों, यूं तो भाजपा में बहुत से लोग आए और चले गए और बहुत से लोग पार्टियां छोड़ छोड़ कर आए और ऐसे समय में आए जब भाजपा का बहुत अच्छा समय था। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो भाजपा के उस समय से भाजपा के साथ में है जब भाजपा विपक्ष में हुआ करती थी और कोई भाजपा का जनाधार भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो एक मजबूत सिपाही की तरह खड़े रहे। उसमें हमारे रामपुर की एक शख्सियत हैं श्रीज भैया। श्रीज भैया एक वो सिपाही हैं भाजपा के जिन्होंने उस समय से भाजपा को पकड़ के रखा है जिस समय से भाजपा का, मैंने जैसे कहा, कोई जनाधार नहीं हुआ करता था और आज तक भाजपा में है। आप सीधा सवाल आपसे पहला ये है, कब से? मैं 90 से हूँ। अच्छा, तो 90 से जी, क्या होता है? सबसे पहले मेरी जो है वो भारतीय जनता पार्टी रामपुर नगर का महामंत्री का दायित्व मुझे दिया गया था। 90 से मैं पार्टी में काम कर रहा हूँ। 19 से मीन्स आपको 90 से पद पे हूँ, वैसे 87 से कर रहा हूँ। 35-40 साल लगभग बने, लंबा समय गुजरा। तो इस लंबे समय में जो पार्टी के अंदर उतार चढ़ाव आपने देखे, क्या आप महसूस करते हैं कि? देखिए, ऐसा है, हमारी राजनीति का जो आधार है ना वो विचारधारा है। हम जब भी जुड़े थे पार्टी से तो कुछ विचारधारा के, राष्ट्रवाद की विचारधारा के साथ हम तब भी जुड़े थे। मेरे फादर उससे पहले जुड़े थे, वो अटल जी के बहुत बड़े फैन थे। अटल जी की मीटिंगों में आसपास के ज़िलों में जाते थे और जिन चुनावों में हमें पता था कि हमारी ज़मानत जब्त हो जाएगी, कोई आधार नहीं है, सब चुनाव हारेंगे, तब भी घर घर जाके चने खा के और चुनाव लड़ाने का काम मेरे फादर करते थे। तो उन्हीं से देख देख के हमारा भी रुझान इस तरफ बढ़ गया। पर्ची लिखने आया करती थी उस ज़माने में, हाथ की पर्ची घर घर बनती थी, तो हम लोग घर पे सब भाई बहन पर्ची लिख लिख के भेजते थे। ये ज़रूर था कि पापा ने हमारे कभी भी, उस वक्त पैसे भी मिला करते थे कुछ, लेकिन हमारे परिवार ऐसे थे जहाँ पैसों के लिए नहीं, वो पर्ची लिख के स्वयं महिलाएं बच्चे लिख के भेजते थे। तो हम लोग भी पूरा परिवार भेजते थे। तो उसी से हमारा रुझान बढ़ता गया। फिर पार्टी की तो विचारधारा का है, हमारा कोई राजनीति में लाभ लेने का, कोई चुनाव लड़ने का, कोई पद ऐसा मिले कि जिसको लाभ का पद हो या MP MLA हो या कोई पार्टी संगठन में पद हो, हम इसलिए नहीं, हम तो सिर्फ विचारधारा के लिए लड़ते हैं। आपने मेरा सवाल करने से पहले ही वो जवाब दे दिया कि आप इतने सीनियर हैं, मतलब 40 साल हो गए रामपुर में, आप भाजपा को कमांड कर रहे हैं और कमांड कर रहे हैं, भाजपा में हैं आप यहाँ पे, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि किसी अच्छे पद पे आपको होना चाहिए था? देखिए, मेरे साथ थोड़ा सा ये भी रहा कि ना, मैं एक बड़े परिवार का बड़ा सदस्य रहा, बड़ा बेटा रहा। जिम्मेदारियाँ बहुत थी, सब भाई बहनों की शादी, बच्चों को कारोबार से लगाना। मैंने लॉ भी किया है, प्रैक्टिस भी की है, लेकिन परिवार को पूरे आगे ले जाने के लिए मैंने वकालत भी छोड़ी कि वकालत में मैं अपने लिए ही कर पाऊँगा, पूरे परिवार के लिए नहीं कर पाऊँगा। उसमें इतनी गुंजाइश उस समय नहीं होती थी। बैंक की भी जॉब मैंने की, वो भी मैंने छोड़ी, उसमें पे कम थी। मैंने कहा, वो हमारे कुछ रिलेटिव्स ने कहा, भाई अपने लिए कर पाओगे, परिवार को उठा के लेके जाना है। तो मैंने उस वक़्त ये तय किया कि, लेकिन हमने एक आड़ ये रखी कि हम एक सीमित समय इसमें लगाएंगे, अपने परिवार का, कारोबार का भी ध्यान रखेंगे और राजनीति का। तो शुरू से इतना समय मुझे लगता था नहीं था हमारे पास। दूसरे, तो देखिए, MP का टिकट तो सेंटर से तय होता है, उसके लिए बहुत काम करना पड़ता है। MP का टिकट अब तो खैर थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ, मुझे आपसे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जाति के आधार पर टिकट हमारी पार्टी में भी हो रहे हैं, उसमें कोई छुपाव वाली बात नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि हम उस काबिल भी नहीं हैं। मैंने जिला कोषाध्यक्ष का, पार्टी प्रवक्ता का, जिला मीडिया प्रभारी का, और पार्टी की हमारी एक भारतीय जनता पार्टी फीडबैक प्रकोष्ठ चलता है जो पार्टी को फीडबैक देती है, उसका मेंबर रहा मैं, और नगर महामंत्री रहा। तो सब पदों पे संगठन में काम करते रहे हम लोग। लेकिन जैसे अब जो ज़माना आ गया है ना, वो चेंज ये आ गया है कि अब जो पार्टी को होल टाइमर चाहिए, अब पार्टी को पार्ट टाइमर लोग काम नहीं कर पाएंगे। अब पार्टी में जो पूरे समय राजनीति को दे, प्रोफेशनल पॉलिटिशियन की तरह काम करे और जो
सब टाइम पार्टी को दे, ऐसे लोगों को पार्टी में अब आगे लाने का चलन हो गया है, तो वही लोग अब आगे ज़्यादा आ रहे हैं। और मुझे ये पता था कि कभी अगर मौका लगे और चुनाव जीत भी गए तो शहर के लिए बहुत काम कर सकते हैं। एक समझ थी मेरे अंदर शुरू से थी, समाज से जुड़े रहना। भाई देखिए, हम व्यापार करते हैं, व्यापार मंडल के लिए बहुत काम किया हमने, उसी से शुरू की राजनीति में भी किया, अपना जो हमारी बिरादरी समाज है उसके लिए भी किया, और या इसके अलावा पूरे नगर ज़िले में जब इस काबिल हो गए तो सभी समाजों के लिए काम हम लोग करते हैं। हमारा कारोबार भी ऐसा है कि शहर में 5,000 घरों में हम लोगों का लगभग काम कढ़ाई सिलाई बनती है। तो ज़्यादातर मुस्लिम परिवार जुड़े हुए हैं। 99% मुस्लिम परिवार जुड़े हुए हैं। वो लोग जब हमारे यहाँ से, हम उनके लिए जरिया बन गए हैं कारोबार देने का, रोजी रोटी चलाने का, लड़कियों की शादी होने का, पढ़ाई होने का, तो हमें एक मानसिक संतुष्टि ये मिलती है कि चलो हम ऐसा कारोबार कर रहे हैं कि हमारे घरों से शहर में 4-5 हज़ार घरों में पैसा जाता है, उनके घर परिवार चलते हैं। और होटल भी हम लोगों ने खोला है, तो उसमें भी करीब 150 लोगों का स्टाफ ओवरऑल हमारे यहाँ जुड़ा रहता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो ये काम भी थे, राजनीति कभी इतना वो नहीं था कि पहले ही आपके सवाल में से सवाल ये निकलता है, जैसे कि आपने कहा कि 95% लोग आपके साथ में मुस्लिम जुड़े हैं इसके अंदर, और जबकि भाजपा के बारे में ये दुष्प्रचार के लीजिए या क्या कहा जाए कि कहते हैं अल्पसंख्यक विरोधी है। देखिए, मैं आप तो अब बहुत बड़े पत्रकार हैं, और मैंने ये भी नोट किया है कि आप चीज़ों को गहराई से समझते हैं, हवा के साथ नहीं चलते हैं, एसेस करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी भी मुस्लिम विरोधी नहीं थी। मैं आपसे जैसे कहें, मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता था, कहना चाहता हूँ, मैंने पहले भी कभी आपसे चर्चा में कहा कि जो अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण करके उन्हें खुश करके वोट लेने की पॉलिसी और सरकारों ने, कांग्रेस, समाजवादी, बसपा ने रखी थी, वो बीजेपी की कभी नहीं थी। बीजेपी ने हमेशा मीटिंगों में संगठन की गई, हमसे यही कहा गया हमेशा कि देखो, वो हमारे 17-18% के पार्ट हैं, यही रहेंगे, हमारे साथ रहेंगे। जो लोग ये उल्टे सीधे नारे वारे लगाते हैं और ये सब बताते कि पार्टी, अब देखिए कितना था कि बीजेपी आ जाएगी कुछ चुनाव में, जब हमारी 18 में, जब हमारी सरकार 14 में बनी, अरे मोदी आ जाएगा, खा जाएगा, काट देंगे, मार देंगे, जला देंगे, उखाड़ देंगे, भगा देंगे, पाकिस्तान भेज देंगे। आप बताओ, आज ये 10 साल पूरे हो गए, क्या ऐसी कौन सी खबर है? देखिए, थोड़े बहुत इंसिडेंट राजनीति में होते हैं। मैं कहूँ कि साहब हम बिल्कुल दूध के दुनिया, हमारी पार्टी में भी कुछ लोग कभी कभी गड़बड़ करते हैं, बयान भी गलत देते हैं। कुछ इतने बड़ी करोड़ों लोगों की मेंबरशिप की पार्टी में कुछ गलत सदस्य भी हमारे साथ जुड़ जाते हैं। हमारे कुछ जनप्रतिनिधि भी, मैं नहीं कहूँगा उसमें से भी कुछ परसेंट, लेकिन परसेंटेज का हिसाब लगाइए। हमारे यहाँ अगर 2% इस तरह के लोग पार्टी में घुस गए हैं, तो और पार्टियों में 25-25, 30-30, 40-40% है। या जैसे क्राइम है, वो क्राइम किसी भी शहर में, किसी भी सरकार में राजा महाराजाओं के ज़माने से भी होते रहे हैं। और मैं बताऊं, शायद रामराज में भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्राइम होता ही होगा। तो क्राइम, ये सब चीज़ें पार्ट एंड पार्सल सोसाइटी का है। अब लोग पॉलिटिकल, अपनी पार्टी को नहीं कह रहे हैं, लोग पॉलिटिकल पार्टियों को दोष देते हैं कि भाई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो, पॉलिटिकल पार्टी वालों का ये हिसाब है कि इसकी सरकार आई तो ये हो गया, वो हो गया, लड़कियों का अपहरण हो गया, रेप हो गया। मैं कह रहा हूँ भाई, करने वाले भी तो इसी सोसाइटी के लोग हैं। नेता तो 0.1% इन्वॉल्व है, बाकी सारे अपराधों में 30-40% ही पब्लिक की, मेरे ही आपके भाई बहन बेटे रिश्तेदार इन्वॉल्व हैं, सिविल सोसाइटी इन्वॉल्व है भाई। अब इतने लोगों में छांटना कि कौन बम रख गया, कौन लड़की को लेके कोई दुराचार कर गया, कोई डकैती, कंट्रोल करने की कोशिश करती है, ईमानदारी से करना चाहिए, करती है पार्टी। और मेरा जुड़ाव का कारण यही है कि मुझे ऐसा लगता है कि औरों से इस पार्टी का हिसाब बेहतर है। और अभी कभी ऐसा भी है भाई कि हमारी नॉलेज में जो चीज़ें आती हैं जो हमें पार्टी की पसंद नहीं आती हैं, तो अगर आप पार्टी में रामपुर ज़िले में कम से कम किसी से भी पूछेंगे तो ये बताएगा कि मुखर होकर सबसे ज़्यादा पार्टी के अंदर कोई बात ये रख देता है कि ये चीज़ हमें ठीक नहीं लगी, इस पर पुनर्विचार किया जाए, इसको मंथन किया जाए, इसको समझा जाए। उससे कई चीज़ें ऐसी हुई भी हैं मेरी जो मैंने कहा है, वो उन पे पार्टी ने उसको अमल में भी लाने की कोशिश की, और हमें बताया भी गया है कि आपका प्रस्ताव आया था, इसको हमने ऐसे ऐसे देखा है, ये हम कर रहे हैं। शिव भैया, आप बहुत सीनियर नेता हैं और आप बहुत सुंदर इंसान भी हैं। जैसे कि अभी आपने कुछ बातें कही, तो उसमें मेरा सवाल एक ही है कि जैसे कि अभी पार्टी का मानना ये है कि
मुसलमानों को लेकर के पसमानदा मुस्लिम के साथ चला गया, तो क्योंकि पसमानदा के अलावा भी मुसलमान तो और भी हैं। मैं आपको उसके बारे में बहुत क्लियर कट बता दूँ। हमारे यहाँ जैसे बनवासी कल्याण आश्रम एक कार्यक्रम चलता है तो आरएसएस का कार्यक्रम, तो वो बनवासियों के लिए बना है। ये आप जैसे आप कहेंगे मकान बट रहे हैं, तो भाई वो नीचे से बटते आ रहे हैं, जो बहुत गरीब हैं उनको बट रहे हैं। इसी तरह से पार्टी ने शुरुआत उन लोगों से की है जैसे कि जो लोग अभी तक नेग्लेक्टेड थे, जिनके साथ अभी न्याय नहीं हुआ। देखिए, जो भरा पूरा मुस्लिम था वो तो अपना सब करा चला लेता है, लेकिन हमारे यहाँ राजनीति में भी इन लोगों को मौका नहीं मिला, तो पार्टी ने उस वर्ग को पहले छुआ है जो वर्ग अभी तक उपेक्षित था। लेकिन मेरा अगर आप भरोसा जरा भी करें तो पार्टी एक एक मुसलमान को टच करेगी। और पार्टी का शुरू से एक ध्येय था कि मुस्लिम्स में पढ़ाई की कमी है, एजुकेशन की, शिक्षा की कमी है। सबसे पहले जिस दिन इस देश का मुसलमान 70-60% पढ़ा लिखा हो जाएगा, उस दिन 70-75-80% झगड़े तो खुद ही खत्म हो जाएंगे। हमें एक नुकसान हो गया है कारोबार में कि अब मुस्लिम लड़कियां पढ़ने लिखने लगी और वो हाथ की कढ़ाई कारोबारी नहीं करती, हमें वर्कर नहीं मिल रहे। हमें प्रोडक्शन 1000 कपड़े देने हैं, वो काटने के लिए बच्चे नहीं हैं। पहले तो सब लड़कियां घर में करती रहती थी काम, 5-5, 6-6 लड़कियां। अब जब बच्चे पढ़ लिख रहे हैं तो वो हाथ की सिलाई कढ़ाई का काम छोड़ दिया उन्होंने, वर्कर कम हो गए। बूढ़ी औरतें तो करेंगी नहीं, करेंगी तो यंग लड़कियां, यंग औरतें करेंगी, काम उन्होंने छोड़ दिया। तो हमारा प्रोडक्शन कम हो गया, उसमें सेल हमारी इफेक्ट होती है, फ्रूट का ऑर्डर हमारे एक्सपोर्ट के लिए लेट होते हैं। लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि चलो भाई ये समाज पढ़ के ऊपर जा रहा है। उससे मेरे कारीगर ने कहा मेरी बेटी साहब ग्रीनवुड में पढ़ रही है, मोदी में पढ़ रही है, भाईपुर में पढ़ रही है, टीएमयू मुरादाबाद में पढ़ रही है। कोई कह रही है मेरी बेटी डेंटल MBBS का डेंटल का कर रही है, कोई कह रहा है इंजीनियर, कोई लड़का कह रहा है कि मेरी लड़की बेंगलोर में की है। तो रामपुर के रूढ़ीवादी ट्रेडिशनल फैमिलीज की लड़कियां जी अब बहुत अच्छी अच्छी जगह पे काम कर रही हैं। ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है। और आपको पता होगा कि पहली बार इतिहास में सबसे ज़्यादा IAS इस भारतीय जनता पार्टी के टर्म में मुस्लिम बने हैं। सब जगह मैनिपुलेशन हो सकता है, उसमें क्या है, लेकिन नहीं है ऐसा। हमारे माननीय मुख्तार अब्बास नकवी साहब हैं, हम उनके साथ क्यों हैं? बाहर से आए थे, जिस दिन पहले दिन रामपुर उतरे थे उस दिन भी मैं स्टेशन पर लेने जो 6-8 लोग गए थे उसमें भी खड़ा था। बिल्कुल, मेरे सवाल का आप आगे जवाब दें। और उन्होंने बताया था, पूछा कि भाई कैसे पहचानेंगे, अगले दिन को नॉमिनेशन है, कैसे पहचानेंगे? उनका साहब एक फला रंग का कुर्ता पहन के, फला जैकेट पहन के, हल्की हल्की दाढ़ी होगी और 2 लोग उतरेंगे, तो भाई वही हैं। आप उनसे पूछ लीजिए, वो 2 लोग जो उतरेंगे वो वेट भी करें। तो इस तरह से तो एक नया आदमी आया रामपुर वाला उसको। लेकिन आज भी मैं कहूँगा मुख्तार अब्बास नकवी साहब बहुत शानदार नेता हैं। मैंने पार्टी में जब नकवी साहब अटल जी की सरकार में सूचना प्रसारण राज्य मंत्री थे तो 1365 लोगों की लिस्ट थी रजिस्टर मेरे पास, जिन मुस्लिम्स के मैंने 1550 में 1365 मुस्लिम लोगों के इलाज रामपुर में हुए थे। जी नकवी साहब पे ये चार्ज लगाया कि भाई वो मुसलमानों के काम कर रहे, हिंदुओं के नहीं कर रहे। लोगों ने लगा जी ऐसा नहीं था। जो लोग आ रहे थे भाई, हमारे लोग आई कम रहे थे वो आज। अच्छा एक बात ये है, जब जनसंख्या रामपुर में 65-70% मुस्लिम्स की है, उसमें भी एक बात और है कि उसमें भी गरीब तबका उनमें ज्यादा है। जैसे हमारे यहाँ गरीब तबका 40% है तो आपके 70% गरीब तबका है, तो उनकी संख्या ज्यादा थी। दूसरे भाई हमारे वाले ने जरा तो कोशिश करी, जरा उसका काम नहीं, वो दूसरी जगह भाग के अपना काम कर रहा है। आपके वाला उसमें लगा रहा कि भाई मेरे पास रास्ता ही दूसरा नहीं है। 1365 लोगों के इलाज 5-5, 4-4 लाख रुपए अटल जी की सरकार में, अटल जी की प्रधानमंत्री कार्यालय की कोई योजना थी स्वास्थ्य की, उसमें उनको पैसा मिलता था। जैसे आपने कहा कि मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने इतने काम किए, बहुत अच्छे नेता भी हैं वो, और उनको सब लोग प्यार भी करते हैं, पता क्यों नहीं है कोई सदस्य? देखिए ये बात काफ़ी दिनों से कंफ्यूजन चल रहा है, लेकिन इसका जवाब अब खुला है। हमें भी नहीं समझ में आ रहा था कि इतने शानदार नेता के साथ ऐसा क्या हुआ, लेकिन ये बात अब खुली, अभी शायद 8-10 दिन पहले। पार्टी ने एक पॉलिसी बनाई, ये जब नकवी साहब का टर्म पूरा हो रहा था तभी बन गई थी, कि भाई जो लोग अब 3-3 बार राज्यसभा में रह लिए हैं, MP रह लिए हैं, उनको अब पार्टी आगे लोकसभा चुनाव नहीं लड़ाएगी, पार्टी को नई पीढ़ी तैयार करनी है। और नकवी साहब हिंदुस्तान में नजमे हेपतुल्लाह के बाद सबसे लंबे समय तक राज्यसभा में मेंबर रहे, ये चीज़ नेट पे उपलब्ध है।
तो पार्टी ने ये सोचा कि अब नकवी साहब बहुत टर्न कर चुके, और भी नए नेता हैं हमारे बीच आ रहे हैं, हम लोग उनको जो है वो अब ये मौका देंगे हम लोग अब, और नए लोगों को, यंग लोगों को पार्टी में लाना है। नकवी साहब का इस्तेमाल हम लोग और जगहों पर करेंगे। अब देखिए, ऐसे तो कहने को आपको सब अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, कलराज मिश्रा जी, तमाम पुराने नेता हैं हमारे साथ। अभी मान लो रिसेंटली हमारे मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के चौहान साहब, कोई शिकायत नहीं, इतना औरतें रो पीट रही हैं, उनको नहीं दिया आपको साहब, चौहान को नहीं दिया, नकवी साहब को नहीं दिया, ऐसा नहीं है। नकवी साहब का उपयोग पार्टी को जहाँ करना है उसकी तैयारी पार्टी के अंदर होगी। लेकिन अब एक बार बता दूं मैं आपको, इस पार्टी की कोई भी पॉलिसी लीक नहीं होती। कितना ही बड़ा नेता हो, हमारा MP MLA भी आज ये नहीं कहेगा मेरा टिकट पक्का है, सिटिंग MP भी नहीं कहेगा, मंत्री भी नहीं कहेगा। अरे भाई, पॉलिसी ऐसी है, उन्होंने एक रोटेशन की स्कीम बना ली कि भाई ये हमारा क्राइटेरिया है। वो यादव हमारे पहली बार के विधायक राजस्थान में, मोहन यादव पहली बार तो विधायक बने, मंत्री कभी रहे नहीं, सत्ता में सरकार में कभी रहे नहीं, उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। कोई पार्टी का क्राइटेरिया है जिसको जो तय करना है, वो उस हिसाब से पार्टी चल रही है। नकवी साहब के लिए भी पार्टी ने जरूर सोचा होगा, बहुत वरिष्ठ नेता है, इनके बेदाग छवि है, कोई भ्रष्टाचार का चार्ज नहीं आज तक। कोई पार्टी की जो हमारी विचार है उसमें पूरी तरह घुसे रमे बसे हैं, सारे बड़े नेताओं के संपर्क में रहे हैं, हर अध्यक्ष के साथ काम किया है। पार्टी ने सोचा होगा, पार्टी जल्दी किसी न किसी उम्मीद पे हम ऐसी आशा करते हैं कि लाएगी। अच्छा सर, एक सवाल मेरा थोड़ा सा ज़रा अलग से हटके है कि जैसे 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है और कुछ शंकराचार्य इसका विरोध कर रहे हैं, आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, मैं शंकराचार्य के लिए तो कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन मेरा इतना कहना जरूर है कि शंकराचार्य धर्म का काम करते हैं और ये काम धर्म का हो रहा है। इन शंकराचार्यों ने जब आवाज नहीं उठाई, जब रामलला टेंट में थे, तब ये महलों में थे, मठों में थे, एयर कंडीशन गाड़ियों में थे, 100 लोगों के काफिले में चलते थे। ठीक है, इनकी ड्यूटी थी कि ये लड़ाई लड़ते राम मंदिर की, मठों का पैसा आता है इनके पास, धर्म के ठेकेदार जिम्मेदार है ये, समाज को गाइड कर नहीं रहे, नहीं दे रहे। आप बताओ, अखबारों में, मीडिया में कोई शंकराचार्य गाइड कर रहा है समाज को कि शराब मत पियो, औरतों को मत मारो, पढ़ाओ लिखाओ? कुछ ऐसा भी बयान सुना है कभी आपने? मैं आलोचना नहीं कर रहा शंकराचार्य की, वो अपना धर्म का हो सकता है मेरी नॉलेज में नहीं आता हो, वो करते हैं, लेकिन एक धर्म का काम हो रहा है तो उसमें इफ एंड बट मेरे ख्याल से भाई नहीं लगाना चाहिए। बाकी वो हमसे बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हम उनका कोई अपमान हो वो नहीं करना चाहते, लेकिन ज्यादा से ज्यादा उनको अगर कम अच्छा लग रहा था तो शायद उनको इसमें चुप रह जाना चाहिए था, साइलेंट करते कि भाई ठीक है। अब चक्कर क्या है, हो सकता है उनको उतना सम्मान नहीं नरेंद्र मोदी सर, उन्होंने सॉरी विश्व हिंदू परिषद के जो हमारे जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं उन्होंने दिया हो, उनको नहीं किसी वजह से, क्या कारण है, क्या बात है जो उन्होंने नहीं इतना सम्मान दिया? तो उनका कहना यह है कि अधूरे में प्राण प्रतिष्ठा होना ठीक नहीं है। बिल्कुल गलत बात है। भगवान राम ने शिवलिंग की स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा जब रामेश्वरम में की थी तो कोई मंदिर नहीं था, खुले में की थी, इन शंकराचार्य को पता होना चाहिए। और जो मंदिर टूटे फूटे पड़े, तोड़ दिए गए, जो विदेशी आए थे, वो मंदिरों में भी पूजा जारी रही, वो तो टूट गए थे, वो तो खंडित हो गया, पूजा हुई नहीं हुई, दोबारा भी खड़े हुए वो मंदिर। ये सब चीजें राजनीतिक रंग लिए हुए हैं। भाजपा ने जैसे कि कहते हैं कि हर जगह से, हर शहर से अपने जो चुनिंदा लोग हैं उनको बुलाया है, क्योंकि आप भी वरिष्ठ हैं रामपुर में, जी आपके पास बुलावा आया है? एक 8000 लोगों की सूची है जो अयोध्या 22 तारीख को बुलाई गई है। उसमें बहुत सब हिंदुस्तान के मशहूर खेल के भी हैं, नकवी साहब को भी मुस्लिम को बुलाया है, कुछ और धर्माचार्यों को बुलाया है, जिन्होंने मूर्ति बनाई है, जिन्होंने बिल्डिंग बनाई है, जिन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जिन परिवारों के लोग मर गए हैं, रामायण में जिन्होंने किरदार अदा किए हैं, जो उससे जुड़े हुए लोग हैं, पहले दिन का मौका उनको है। आप भरोसा करेंगे, रामपुर और दूर छोड़ो, अयोध्या के लोगों को ये कहा गया है कि जिनके पास इन्विटेशन है उस दिन सड़कों पे वही लोग निकले, बाकी से लोग घर में। उस दिन कोई सड़क पर चला कदमी ना करें, उस दिन बाहर के लोगों को
शांति से ये कार्यक्रम पूरा हो जाने दीजिए। इसके बाद 2-4-6 दिन की ज़्यादा VIP मूवमेंट रहेगा, 8 दिन भी रह सकता है, 1 महीने बाद। लेकिन हमें ये इंस्ट्रक्शन आई है कि 1 हफ्ते बाद भी आप लोग सब कार्यक्रम बनाइए। और मुझे ऐसी भी सूचना मिली है कि हर नगर से विश्व हिंदू परिषद बसें भेज रही है, ऐसे बुजुर्गों के लिए भेजेगी। शायद ऐसा कार्यक्रम मैंने सुना है, फाइनल तो नहीं आया। अच्छा सर, अभी 4-5 दिन पहले एक बात मीडिया में चली थी कि भाजपा को जो इतनी बुलंदी देने वाले लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, ये लोग सब थे और उनको निमंत्रण तो दिया गया, लेकिन साथ में उनसे ये भी कहा गया कि आप नहीं आए तो अच्छा है। आप कैसा देखते हैं? देखिए, निमंत्रण तो उनको जाना ही था, लेकिन भीड़ भाड़ और उनके स्वास्थ्य को देखते हुए 90 ईयर्स के नियर अबाउट वो लोग हैं जी। अव्यवस्था में, इतनी भीड़ में उनको ये एक एडवाइस दी गई कि अगर आपको परेशानी हो सकती है, स्वास्थ्य खराब है, भाई लोग पकड़ के चलते हैं जी, तो आप लोग थोड़ा। लेकिन ऐसी वो चीज थी भी उम्र, अब तो वो जा रहे हैं आडवाणी जी, उनको बुलाया गया, उनकी व्यवस्था भी की गई। अब ये वो हिसाब है, मैं आपको बताऊं, मेरे घर में आप कार्ड देने आएंगे बेटे की शादी का, देंगे तो मेरे फादर को ही कि बाबूजी आना है, लेकिन फादर मेरे जाएंगे? कहेंगे नहीं यार, बच्चों का काम है, ठंड हो रही है, गर्मी हो रही है, भीड़ हो रही है। मगर राजनीतिक रंग तो दिया ही जाता है, इसमें कोई नकारात्मक पहलू भी नहीं है। विपक्षियों का काम है कहना, लेकिन एक काम मैं आज भी कहूंगा कि कांग्रेस और उन लोगों ने, जिन लोगों ने इस निमंत्रण को ठुकराया, उन्होंने हिट विकेट होने का काम किया। इससे अच्छा रहता वो निमंत्रण लेके बैठते, नहीं जाते, बयानबाजी नहीं करते। अब पता है क्या हुआ है? देखिए, ये तो आपको हवा देख के पता चली रही है कि 70-80% लोग इसमें पूरे जी जान से खुद से जुड़े हुए हैं। आप ऐसी ऐसी स्टेटों में देखेंगे रिजल्ट और भीड़, जहाँ हमारी सरकारें नहीं है, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल, वहाँ से भी लोग ना, बंगाल से भी लोग भर भर के आएंगे। इन्हें क्या जरूरत थी? निमंत्रण आया था, हाथ जोड़ के कहते हाँ साहब स्वीकार है, हम लोग कोशिश करेंगे आने की, 22 तारीख को बहुत भीड़ है, हम बाद में। उन लोगों का आरोप ये है ना कि ये राम जी का प्रोग्राम नहीं बल्कि मोदी जी का प्रोग्राम है। आप ये बताइए मैं क्या कहूँगा आपसे, टेक्निकल बात है। आयोजक विश्व हिंदू परिषद, चंदा विश्व हिंदू परिषद ने लिया, बीजेपी ने कोई चंदा नहीं लिया। बीजेपी ने सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया है कि सड़कें, भाई इतनी भीड़ आएगी, जैसे रामपुर में कोसी का मेला भी लगता है, तो यार उस दिन पुल और सड़क टेम्पररी बनाई जाती है, तो भाई इतने VIP सब पूरी दुनिया से लोग आएंगे, तो उनके लिए एयरपोर्ट की सुविधा, ट्रेनों की सुविधा, सड़कों की सुविधा, बिजली की सुविधा, नए तरीके से पूरे होटलों की व्यवस्था और सफाई की व्यवस्था, ये सब सरकार का काम है करने का। भाई कुंभ का मेला लगता है, समाजवादी की सरकार में लगा, हमारे शहर के कद्दावर मंत्री उसके प्रमुख थे। तो आजम खान कहते भाई मैंने तो कुंभ में क्यों करूं, मैं तो मुसलमान हूँ। भाई लोग ये कहते हैं, उनका सम्मान किया गया था उस सरकार में, हमारे संतों ने सम्मान किया था कि भाई बहुत अच्छी व्यवस्था की थी। ये तो भाई उनका दिमाग है, बड़े पॉलिटिशियन है, लेकिन ये खेल आखिर में क्या है? वही तुष्टीकरण का वोट, के हिंदू का वोट जो हो, कम से कम मुसलमान का वोट इस बहाने मिलेगा कि राम मंदिर के विरोध में खड़े। लेकिन मैं आज बताऊं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कहने जा रहा हूँ। इस 5 साल में, पहले 5 साल में तो मैं कह नहीं सकता, मोदी के कार्यकाल में थोड़ा थोड़ा बदला था। इस 5 साल के कार्यकाल में जब मुसलमान ने पहले 5 साल का कार्यकाल देख लिया कि कुछ नहीं हुआ और उसका डर खत्म हो गया, तो इस 5 साल में काफी मुसलमान पार्टी को जोड़ा। और आप ये मत समझना, जो लोग कहते हो मैं उनकी बात को नेगलेक्ट करता हूँ, ये MP और MLA किसी रामपुर नगर से जीती है ना जी हाँ, कोई कहता हूँ नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ मुसलमानों ने वोट करा। बिल्कुल, मेरा अगला सवाल यही था जिसका। और दूसरी बात बता दूं मैं आपको, देखिए आप भी मुस्लिम पत्रकार हैं, ये जो 3 तलाक वाला ये मुस्लिम महिलाओं के लिए किया गया, आप घर में किसी अपनी बहन से पूछना, और बीवी तो बताएगी नहीं, वो तो चुप ही रहेगी। सब खुश हैं अंदर से, सब खुश हैं अंदर से कि खाने में नमक कम है तो तलाक, और छोटी छोटी बातों पे जैसे पत्रकार भी खुश हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, 70% मकान रामपुर में मुसलमानों को मिलेगा। आप रिकॉर्ड है मेरे पास, पूरा सरकारी रिकॉर्ड है मेरे पास।
जो लाभार्थी है ना उनके रिकॉर्ड है मेरे पास, पूरा एक एक आदमी का रिकॉर्ड है। मैं अभी आपको भी उसके बाद दिखाऊंगा। कोई लोन देने में, बिजनेस को देने में, अभी इंडस्ट्री में आप आईए में जाइए, इंडस्ट्री लगाने मुसलमान आए हैं हमारे साथ, उनको भी वही सुविधा है, बैंकों में लोन में भी वही सुविधा है। किस काम में मुसलमान को रोक रहे हैं ये बताओ? काय में रोक रहे हैं? 20 साल से फर्जी मदरसे को 4 बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, उसके पैसे ले रहे हैं, घर चला रहे हैं। भाई शिक्षा तो दी नहीं बच्चों को, पैसा सरकार का खा गए। अल्पसंख्यक मंत्रालय में काफी बड़ा गड़बड़ी है, पकड़ी गई। अब थोड़ा कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब हमारे मुस्लिम नेताओं पर कड़ा डंडा है। भैया 18% मुस्लिम अगर है, मैं तो रामपुरी को बता दूं आपको, 5-10% मुस्लिम्स होंगे जो किसी वजह से बीजेपी से नाराज होंगे, लेकिन हर मुस्लिम क्या कह रहा है? यार अमन चैन, शांति है, कोई झगड़ा नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई कारोबारी दिक्कत भी नहीं है। लेकिन वोट लेने के लिए कोई धार्मिक बयानबाजी नेता लोग करते हैं, सब पार्टियों के करते हैं, समाजवादी के भी करते हैं, बसपा के भी करते हैं, हमारे भी करते होंगे, लेकिन उस बयानबाजी पे नहीं जाके जीवन की हकीकत का ये काफ़ी मुस्लिम जोड़ रहा है। हम पहले मुस्लिम एरिया में मीटिंग करने नहीं जाते थे, छोड़ देते थे, प्रचार करने नहीं जाते थे। अब तो मीटिंग ऑर्गेनाइज हो रही हैं, घर घर मुसलमानों के एरिया में मीटिंगें हो रही हैं। और ऐसा नहीं है यहीं पे, सब जगहों पे आप बनारस में जाके देखो, गोरखपुर में भाई योगी जी की तो कायदे में पीले कपड़े वालों की, वहाँ तो गेरुआ वस्त्र वालों की तो कायदे में। मैंने ये सुना है कि पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा मुस्लिम्स की फॉलोइंग योगी जी की गोरखपुर में। तो जब पार्टी काम करेगी ना, रोजगार के लिए करे। अब देखिए, मैं उस दिन एक प्रोग्राम में गया था, मुझे बुलाया था, ये जो लड़कियों को सिलाई कढ़ाई सिखाई गई, उनके लिए फ्री कपड़ा, मशीनें, पैसा सब दिया गया था। मुझे उसमें गेस्ट बुलाया था, मेरी स्पीच थी। 90% मुस्लिम औरतें बैठी, 90% मुस्लिम औरतें बैठी थी। तो यार काम हो रहा है। और भाई धीरे धीरे हम लोग, अभी मैं बताऊं, अगर हमारी फॉलोइंग 25% बढ़ी है, पहले अगर 1% थी तो 25 हुई है। एक टर्म और चला जाएगा मोदी जी का तो मुझे लगता है 50 हो। लेकिन मुसलमान अब समझ गया कि यार सब नाटक वाटक कर रहे थे। भैया एक बात बताओ, बहुत मोटी बात में आपको, सब बहुत आपने डिटेल से विषय ले रहे हैं, एक बहुत टच वाला विषय ले रहे हैं। सीएए में क्या परेशानी है? आपसे कुछ कह रहे हैं, आपके घर में 12 मेंबर रह रहे हो, सपोज मैं आपके घर की बात कर रहा हूँ, पर्सन 12 सदस्य आपके घर में रह रहे हैं, उनके लिए भी 2-4 बच्चों की खटियाँ जो हैं वो साइड में तिरछी होकर बेड के पास पड़ रही है कि भाई ये भी सोएंगे बच्चे। ऐसे नहीं, हमारा घर भी बड़ा छोटा था, हम भी खुले में सोए, आधे पैर बाहर आधे पैर अंदर, उसमें होता है जी। आपके घर में एक लिमिटेड खाना है, लिमिटेड आमदनी है, आपकी इकोनॉमिक रिसोर्सेज लिमिटेड है, खाना लिमिटेड है, कपड़ा लिमिटेड है, सब चीज़ लिमिटेड है। आपके घर में 8 मेहमान नहीं, छोड़ो मैं कह रही हूँ 2 आके रहने लगे एक्स्ट्रा, 4-8 दिन तो ईमानदारी करोगे, इसके बाद कहोगे भाई देखो मेरा बच्चा यार तुम्हारे चक्कर में जमीन पे सो गया, अब जाड़े आ गए। अपने घर में तो 2 लोग रखोगे नहीं, एक भी नहीं रखोगे। और आजकल तो बुरा मानने की बात नहीं है, अगर बहन भी आ जाए ना डाइवोर्स होके, तो सब भाइयों पे, माँ बाप पे भारी लगती है। तो तुम तो कह रहे पूरे पूरे विदेशों से लोग आके यहाँ बस जाएं। भाई उनको बिजली भी चाहिए, सड़कें भी चाहिए, पानी भी चाहिए, फिर नौकरियां चाहिए, फिर खाना चाहिए, पानी चाहिए। भैया पहले अपने आप इस देश के नागरिक को पहला का आपका होना चाहिए ना। पहले दुनिया में सबसे बड़ी जनसंख्या हिंदुस्तान में है, चाइना को पीछे छोड़ दिया, और इसके बाद भी दरवाजे खुले रखो, सबको ले लो। अच्छा एक बात और भी तो है, अगर कोई क्राइम होता है, कोई जैसे कि रोहिंग्या वगैरह के बारे में ये आता है, मुझे तो देखिए इतना कानून का नहीं के साथ इलीगल कामों में लगे हुए हैं। रोहिंग्या की कॉलोनी आप जाकर देख लोगे, दिल्ली में भी शर्म आएगी, आपको घुस नहीं पाएंगे। दिल्ली जैसे शहर का वो हाल कर रखा है। और कलकत्ते का मैंने गया हूँ, मैंने देखा है, सड़क किनारे रहते हैं, गड्ढे में पानी भरा है, उसमें मछली निकाल के खा रहे हैं, और उसी में सब गंदगी जा रही है पूरे बरसात। मेरे हिसाब से जब हर नागरिक के पास एक पहचान पत्र है, 13-14 तरीके का आइटम है कि आप कुछ भी दिखा दो, किसी प्रॉपर्टी का पेपर आपके बाप दादा के नाम रहा हो, आप कहीं एजुकेशन लिए हो, आप किसी अस्पताल का हो, हिंदुस्तान का एक आदमी भी रहने वाले को कोई परेशानी नहीं होगी। सिर्फ जो विदेश से लोग चुपचाप इंटरशिप करते हैं उनको परेशानी हो सकती है, बाकी किसी को सीएए में परेशानी नहीं होगी। कानून जो बनाए जा रहे हैं
उसमें इन चीज़ों का सब ध्यान रखा गया है। लेकिन हाँ, इस देश में अब जो पहले होता रहा है ना, वो होना मुश्किल है कि वोटों के लिए लोगों को घुसा लो, फर्जी वोट बनवा लो, डबल बनवा लो, ये सब काम अब बंद हो जाए। ईवीएम का आरोप आपके ऊपर लगता है? ये तो अभी चुनाव आयोग ने बता ही दिया है। अब तो बल्कि शायद सुप्रीम कुछ कोर्ट ने वकील ऑर्डर अभी- किया अभी है कि बता- अब अगर कोई बोले ना ईवीएम के खिलाफ, तो उसके खिलाफ क्रिमिनल का मुकदमा करो कि वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। जंतर मंतर पे सुप्रीम कोर्ट के तो वकील बैठे हैं। भाई वकील भी तो सभी पार्टियों से जुड़े हुए हैं। अगर बीजेपी के वकील हैं तो समाजवादी कांग्रेस के भी वकील हैं। अब हमारे वो हैं तो वकील साहब कांग्रेस वाले जो समाजवादी में चले गए राज्यसभा में। जितने भी ऐसे मुकदमे हैं जो भारत सरकार ने देशद्रोह के खिलाफ किए हैं, सब वही लड़ते हैं। वही लड़ते हैं। भाटिया साहब क्या नाम है? अब जो नाम किसी का लेना गलत है। बड़े वकील हैं, जरा मेरे ऊपर मानहानि का कर दिया तो मैं भी चक्कर में पड़ जाऊंगा। है वकील साहब जो मुकदमे, भाई तो ये देखिए, ऐसा अतिक्रमण टूटता है तो 100 लोग खड़े हो जाते हैं, जिनकी टूटती है वो करते हैं। लेकिन 1000 लोग जो जा रहे होते हैं, जिनको रास्ता मिलता है, वो खुश भी होते हैं। ज्वाला नगर पूरी इस सड़क पर साइकिल निकालना मुश्किल थी रामपुर में। अब आज जाके देख रहे हो आप, 8 लेन तो सड़क हो रही है। सिस्टम से बैठे हैं। धूप पानी लू से बचाव हो गया, सामान का बचाव हो गया, अपने स्टैंड के अंदर सामान रखे हुए हैं। तो मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत उनका काम हो रहा है। ये रामपुर में 3 और बनने वाले हैं। और हमारा विधायक इतना भाई फिलहाल तो मेहनत बहुत कर रहा है, वो सब वर्गों में कर रहा है, सब जगह जा रहा है, सबके काम कर रहा है। अगर आप सुबह को एक कभी कैमरा लेके जाना, उनके यहाँ भी वही हाल है। अगर 100 लोग बैठे होंगे ना, 70 में 70 होते हैं और ऐसे सिर पे हाथ भी फेर के जाते हैं। और उसने तो बेचारे ने पूरी एक टीम बना रखी है। जो लड़के दरखास्त भी, बूढ़ी औरत आई तो ये नहीं कहने कचहरी जाके मैं दरखास्त लाओ, वो कह रहे हैं बताओ। सिटी कोर्ट से रिटायर्ड कुछ क्लर्क, कुछ पत्रकार बैठे हैं, उनकी चिट्ठियां बना रहे हैं, उसको टाइप कर रहे हैं, उसको साइन कर रहे हैं, उसको दे रहे हैं। और फिर वो हमारा विधायक आकाश सक्सेना कह रहा है कि भाई वहाँ जाके चिट्ठी दे के मेरी बात भी कराना। सर एक आखिरी सवाल और बड़ा मतलब थोड़ा सा वैसा सवाल है, और आपको जवाब देने में थोड़ी परेशानी होगी। क्या एमपी के टिकट के लिए आपकी जो अलायंस पार्टी है, क्या वो जोर लगा रही है यहाँ पे? देखिए, ये अलायंस पार्टी है, टिकट मांगने का उनको अधिकार है और उनको मांगना भी चाहिए। हर आदमी विस्तारवादी होता है। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है, अब इस वक्त हमारा सिटिंग एमपी है, पहले हमारा सिटिंग एमपी नहीं था। सिटिंग एमपी की सीट भारतीय जनता पार्टी शायद नहीं देगी, लेकिन कोशिश करना उनका काम है। और एक बात और है, हम लोगों को जब सरकार चलानी है, सब वर्गों को साथ लेके चलना है। देखिए, 350 सीटें अगर हमारी पहले से हैं तो कायदे में ज़रूरत क्या है किसी अलायंस की? लेकिन नहीं, हमें जो हमारे विचारधारा में साथ हैं उनको अपने साथ रखना है। चाहे हमारी सीटें ऑलरेडी अकेले इतनी आ जाएं कि हमें किसी की ज़रूरत ना हो, फिर भी उनको साथ रखना है। तो विचारधारा में जो हमारे साथ हैं तो उनको साथ रखा जाएगा। सीट अब देखो, हम लोग तो उसमें के हैं, आप जिस आदमी से बात कर रहे हैं, पार्टी का जो फैसला होगा वो हमारे लिए टॉप पे है। अगर पार्टी ने किसी अलायंस को टिकट दिया तो मैं बिल्कुल उन टॉप 10 में से एक आदमी होऊंगा जो उसके लिए भी उसी मेहनत से काम करूंगा जितने किसी भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल के लिए करूंगा, इतना उसके लिए भी करूँगा। मैं उसके पास कोई जाऊँगा, हाँ साहब मैं आगे बताइए, ये कोई चीज़ ऐसी करेंगे लोग। परिवर्तन बहुत है। आपको ये समझ लीजिए कि मैं ये देख रहा हूँ, देखते देखते बहुत। शिरीष भैया, आपने बहुत अच्छी हमसे बातें करी। हमारे पास मुद्दे तो बहुत ही बात करने के लिए आपसे, लेकिन दूसरे इंटरव्यू में और बातें करेंगे आपसे, क्योंकि ज़्यादा लंबा इंटरव्यू हो जाता है तो लोग देखने भी वो नहीं करते हैं। लेकिन आपका इंटरव्यू लोग मुझे लगता है बहुत कुछ देखेंगे, क्योंकि आपने जिस अंदाज में जवाब दिए, मेरे बेसाख्ता सवालों के जवाब दिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मेरे साथ रामपुर में भाजपा के वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता कह लीजिए शिरीष भैया, जिन्होंने मेरे हर सवाल का खुलकर जवाब दिया। उन्होंने किसी जगह भी कोई ना तो हिचकिचाहट करी, ना कुछ सॉरी बोला, ना किसी उसके लिए ये कहा। यही वो बात है जो आज उन्हें अपनी पार्टी के अंदर एक सबसे अलग स्थान दिए हुई है, और रामपुर में उनका मान सम्मान बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह से कह सकते हैं कि बड़े नेताओं का होता है। रामपुर वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच